नमस्कार दोस्तों। जिला दर्शन की इस सीरीज में आज हम देहरादून के प्रमुख स्थान और धार्मिक महत्व की जगहों की चर्चा यहाँ करेंगे। इससे पूर्व हमने देहरादून की ज्योग्राफी भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर पहले चर्चा करी है। आज हम बात करेंगे देहरादून के कुछ प्रमुख स्थान और यहाँ लगने वाले मेलों के बारे में, संस्कृति के बारे में। तो देहरादून जिले के अंतर्गत प्रमुख स्थान हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए, यहाँ पर धार्मिक तौर पर ऋषिकेश, देहरादून, विकास नगर, ये पर्यटक स्थल भी मैंने इसी में मिक्स किए हैं क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में घूमने आते हैं। विशेष तौर पर मसूरी में देखिए आप, देहरादून और मसूरी के बीच की दूरी 30 या 35 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखेंगे लाखा मंडल, डाक पत्थर, चक्राता और हनोल मंदिर है महासू देवता का। ये वो जगह है जो देहरादून जिले के अंतर्गत पड़ती है, जो बड़ी प्रसिद्ध हैं पर्यटन की दृष्टि से भी और अपने धार्मिक महत्व के कारण भी। चलिए हम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश की। तो देहरादून जिले का ये शहर गंगा नदी के तट पर है और संतों की नगरी कहलाता है। इसके कई और भी उपनाम हैं। प्रसिद्ध नाम संतों की उपनगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप बात करें, इसका प्राचीन नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे हमने आपको बताया था कोटद्वार के बारे में, काशीपुर के बारे में, कि उनके पुराने नाम अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह से इसका प्राचीन नाम कुब्जामरक, नोट कर लीजिएगा, कुब्जामरक या वीरभद्रपुर है। कुब्जामरक या वीरभद्रपुर इसका पुराना नाम है ऋषिकेश का। यहाँ पर एक भरत मंदिर भी स्थापित है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एक भरत मंदिर स्थापित है। कहाँ पर? ऋषिकेश में। इधर आपने सुना होगा लक्ष्मण झूला और राम झूला भी, लोग जब जाते हैं यहाँ पर तो उस पर बैठते हैं। बहुत अच्छी जगह है वो, मतलब उसका आनंद लेते हैं उन दो पुल का। रोपवे जैसा है वो, क्योंकि गंगा नदी यहाँ पर आती है। यहाँ पर कई लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, स्कीइंग नहीं, वो जो हम नदी में राफ्टिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा ऋषिकेश जो लोग जाते हैं वो नाव में बड़ी तेजी से दौड़ते दौड़ते नजर आते हैं। एक साहसिक क्रीड़ा गंगा नदी पर, वो यहाँ पर आयोजन लोग उसका करते हैं ऋषिकेश में। देखिए, उसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर बिंदाल और रिस्पना नदी का संगम है मोथेरा वाला में, और उसी के निकट एक मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोथेरा वाला में स्थित है। आप ऊपर गए देहरादून की चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी करी थी, इसके आबादी की चर्चा करी थी। यहाँ पर प्रमुख मंदिरों में आप देखेंगे तो गुरु राम राय जी का दरबार भी यहाँ पर स्थापित है। गुरु राम राय दरबार के आसपास यहाँ पर एक बड़ा गुरुद्वारा है। वहाँ पर झंडे मेले का आयोजन भी किया जाता है। झंडा मेला परीक्षा में कई बार पूछा गया है। झंडे मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो उसका उत्तर देहरादून है। देखिए आप, देहरादून, हम प्रमुख शहर की बात कर रहे हैं जब चर्चा करते हैं देहरादून की। देहरादून में अनेक छोटे मोटे मंदिर भी हैं, प्रसिद्ध मंदिर की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेले की भी हम जब बात करें तो आपको हमने बताया कि झंडे मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। ठीक, यहाँ पर प्रसिद्ध जगह में आप देखेंगे क्लेमेंट टाउन का नाम आपने सुना होगा। क्लेमेंट टाउन यहाँ जगह है देहरादून में, देहरादून के पश्चिम दिशा की तरफ। इधर अगर मैं चर्चा करूं देहरादून की, यहाँ इससे पूर्व 1948 में इंडियन वॉर एकेडमी हुआ करता था। 1952 में इसका नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी रखा गया। 1948 में नेशनल वॉर एकेडमी था। 4 साल के बाद ये क्लेमेंट टाउन में था। 1952 में नेशनल डिफेंस एकेडमी रखा गया। उसके बाद ये पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया। एनडीए को पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान सुनिए, क्लेमेंट टाउन की हम बात कर रहे हैं। नज़दीक ही आप देखेंगे यहाँ आसारोडी नाम की जगह है, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा करी थी नदी के ऊपर, कि यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक, इसी के निकट यहाँ से एक नदी भी निकलती है। नदी का नाम था आसन नदी, यहीं पर स्थित है आसारोडी के पास। ठीक, यहाँ पर भी एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, डॉट काली का मंदिर। डॉट काली का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक सुरंग भी बनाई गई है जमीन के अंदर, जिसको विश्वेश्वरैया सुरंग भी बोलते हैं। कौन सा? डॉट काली के मंदिर के लिए। ये देखिए देहरादून के पश्चिम दिशा में है।
आसारोड़ी वो जगह है जहाँ से आसन नदी निकलती है। उसके निकट ही मंदिर है डाटकाली का मंदिर। डाटकाली के मंदिर के निकट ही एक और मंदिर है चंद्रबनी का मंदिर। ये भी आईएसबीटी के आसपास है। आईएसबीटी के आसपास और भी छोटे मोटे मंदिर हैं जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रबनी मंदिर। आईएसबीटी का जो विस्तार है देहरादून में वो पश्चिम दिशा में है, इसलिए ये जगह ज़्यादातर पश्चिम दिशा में आती हैं। ठीक, आसन नदी के आप ऊपर गए तो यहाँ देखेंगे आप आसन बैराज है। हमने इससे पूर्व नदी परियोजनाओं में भी इसकी चर्चा करी थी। इसको ढालीपुर बैराज भी कहते हैं। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आसन नदी सहायक नदी है किसकी? यमुना की। आगे जाकर एक शक्ति नहर निकलती है यमुना नदी से, उसमें मिल जाती है, और वो शक्ति नहर यमुना नदी का ही हिस्सा है। बात कर रहे थे जब हम आसन बैराज की, इसको 2005 में कंजर्वेटिव वेटलैंड एरिया घोषित किया गया। भारत का कंजर्वेटिव वेटलैंड एरिया घोषित किया गया। किसको? आसन बैराज को। ठीक, आप इसको नोट भी कर लीजिए। जब हम परियोजनाएं पढ़ा रहे थे तो शायद ये चीज़ बताना भूल गए थे, पर अच्छा रहा कि हम इस वीडियो में इस जानकारी को आपको दे देते हैं। आसन बैराज को 2005 में कंजर्वेटिव वेटलैंड एरिया में घोषित सम्मिलित किया गया। आप ऊपर चलेंगे विकास नगर में। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देहरादून से उत्तर दिशा में विकास नगर। विकास नगर का पुराना नाम चौहड़ापुर था। क्या नाम था? नोट भी कर लीजिए, चौहड़ापुर। क्योंकि विकास नगर देहरादून के नज़दीक है, जौनसार भावर इसके बाद शुरू होगा। ठीक, और इसमें एक झरना है, ठीक, जिसको मोई गार्ड झरने के नाम से जानते हैं। आप नोट कर लीजिए, ये हो सकता है परीक्षा में आपके आ जाए कि विकास नगर से संबंधित जानकारी जब आपको देनी होगी। इसका प्राचीन नाम है चौहड़ापुर। यहाँ पर एक झरना है जिसका नाम है मोई गार्ड। ठीक, विकास नगर की बात हो रही है। ठीक है, हम उत्तर दिशा में जब बढ़ते हैं तो कालसी नाम की जगह पड़ती है। कालसी बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर टॉन्स नदी यमुना नदी से संगम करती है। देखिए, टॉन्स देहरादून जिले की प्रमुख नदी है, ऊपर से आ रही है। देखिए, उत्तरकाशी से निकलती है रूपिन सुपिन के लिए, दो नदियों के संगम से, और इसका विस्तार देहरादून में है। इसके तट पर देखा त्यूनी है, और नीचे आप आएंगे तो कालसी है। कालसी वो जगह है डाक पत्थर के निकट जहाँ पर संगम होता है यमुना का टॉन्स नदी के साथ। टॉन्स नदी का जो जंगल का बेसिन है वो सबसे बड़ा है, बहुत घना है। उत्तराखंड में बड़ा घने जंगल आबादी से यहाँ पर घने जंगल से ये नदी गुजरती है। जब हम चर्चा करते हैं कालसी की, कालसी का प्राचीन नाम आप इतिहास की किताबों में आपने कई जगह पर पढ़ा होगा, कालकूट नाम से भी बोला जाता है इसको। जबकि जब ह्वेनसांग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसका एक और नाम रखा था, शुद्ध नगर। नोट करते जाइएगा, बेसिक जानकारियाँ हैं जो परीक्षा में अचानक से टकरा जाती हैं। ह्वेनसांग ने क्या बोला था इसको? शुद्ध नगर। जबकि प्राचीन नाम इसका कालकूट भी है, चित्रशिला भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, आज से करीब 2300 साल पहले अशोक के एक 13 शिलालेखों में से एक शिलालेख यहाँ भी मिला। 14 शिलालेखों में से एक शिलालेख कालसी में मिलता है। अशोक के कई शिलालेख यहाँ पर उपस्थित हैं, छोटे मोटे भी, लेकिन प्रसिद्ध शिलालेख भी है। इस वजह से इस स्थान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये उत्तराखंड में इतिहास की जानकारी देने के लिए पर्याप्त एक स्रोत है, जिसके बारे में अनेक घटनाएं भी हैं। ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल में ये विराट की राजधानी भी थी, कालकूट, जिसका आज नाम कालसी पड़ गया है। ठीक, तो इसको जरूर याद रखिएगा। कालसी को ये न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इसकी एक अलग महत्व भी है। कालसी का मतलब यमुना और टॉन्स का मिलन केंद्र भी यही है। अब हम चलते हैं लाखा मंडल। देखिए, लाखा मंडल की हम चर्चा जब कर रहे हैं, लाखा मंडल में पांडवों का याक्षागृह मिला है। कई ऐतिहासिक स्रोत यहाँ भी मिले हैं। एक गुफा है, लाखा मंडल की हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, आप इस तरफ यमुना नदी के किनारे पर है। जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़ते हैं। कई सारे चित्र यहाँ पर मिलते हैं, चित्राओं का नगर भी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर लाखा मंडल में। ठीक, तो ऐतिहासिक है, पर्यटक स्थल के तौर पर ज़्यादा ना जब पहचान होकर के इसकी एक ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर पहचान है। अब हम चलते हैं चक्राता में। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है, जिस प्रकार पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अभी हमने मसूरी का जिक्र नहीं किया, चक्राता के बारे में हम बात कर रहे हैं। चक्राता अपने आप में ही काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, जौनसार भावर का एक क्षेत्र है। देखिए, कालसी को जौनसार भावर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, और ऋषिकेश को
चार धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोनों चीज अभी नोट नहीं करी तो कर लीजिएगा कि ऋषिकेश को चार धाम का प्रवेश द्वार और कालसी को जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये पूरा रीजन जौनसार भाबर का है, ध्यान से देखिए। उसमें एक प्रसिद्ध जगह है चक्राता। ठीक, चक्राता में, क्योंकि ये दर्शनीय स्थल है, पहाड़ों का राजा इसको बोलते हैं। यहाँ पर दो फॉल हैं, झरने बड़े प्रसिद्ध हैं, किमोना झरना और टाइगर झरना। इसको नोट कर लीजिएगा आप, किमोना झरना और टाइगर झरना। पहले भी चर्चा करी हमने, चक्राता के बारे में हम बात करने हैं। इसके अतिरिक्त चक्राता के में एक छावनी भी है, सुनिएगा, छावनी है जो 1866 में जिसकी स्थापना हुई थी। पर यहाँ पर वो छावनी ने रहना 1869 से शुरू किया था। तो ये कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि परीक्षा में आए तो क्या जवाब देंगे। यदि ऑप्शन में 1866 है तो 1866, ऑप्शन में 1869 है 1869 तो 1869, और अगर दोनों ही है ऑप्शन में तो 1869 इसका राइट आंसर होगा। चक्राता में छावनी का भाई 1866 में स्थापना हुई, मगर छावनी रहने का भाई 1869 में। ठीक, याद रखिएगा, चक्राता में छावनी भी है, पहाड़ों का राजा भी है, बहुत प्रसिद्ध जगह है, जौनसार भाबर का एक क्षेत्र है। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, शहीद केसरी मेला। शहीद केसरी मेले का यहाँ पर आयोजन भी होता है, अभी मेलों की चर्चा भी करेंगे हम। उसके बाद देखेंगे आप हनोल। हनोल एक मंदिर है जौनसार भाबर का। हनोल में महासू देवता का मंदिर है, जौनसारियों का, बड़ा प्रसिद्ध है, 4 भाइयों का ये मंदिर है। इसका कुछ हिस्सा हमने देखे, आप उत्तरकाशी बिल्कुल इसकी सीमा पर है, उत्तरकाशी में भी पड़ता है। जब हमने उत्तरकाशी जिला पढ़ाया था तो इसका जिक्र किया था, आप पुरानी वीडियोस में देख लीजिएगा। पर फिलहाल हनौल मंदिर दोनों जिलों की सीमा पर है, याद रखिएगा। इसके नज़दीक तमसा नदी के तट पर एक मंदिर है, टपकेश्वर महादेव। ऊपर तमसा नदी है, बंदरफूस से निकलने वाली, टपकेश्वर महादेव। ऐसा माना जाता है कि वह हमेशा पानी टपकता रहता है। यह भी माना जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ, टपकेश्वर महादेव में, तमसा नदी के किनारे पर। और जब वे छोटे थे तो उनको प्यास लगी, उनको बहुत तेज प्यास लगी, और भगवान शिव ने वहां उनका दूध पिलाया था, जिस वजह से वहां पर कहते हैं हमेशा पानी टपकता रहता है। और उस वजह से उसका नाम पड़ा टपकेश्वर महादेव। ये तमसा नदी के किनारे पर स्थित है, जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तमसा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कुछ मेलों की। देहरादून जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध मेले, शहीद केसरी मेला अभी हमने चर्चा करी थी, चक्राता में है। ठीक, एक्चुअल में ये आजाद हिंद फौज के सदस्य थे, और इनको लाल किले में 3 मेरे ख्याल से जून को 1945 को फांसी दे दी गई। इस क्षेत्र के रहने वाले थे, निवासी थे, जिस वजह से यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है, शहीद केसरी मेला। रामताल गार्डन में इसका आयोजन होता है, चक्राता में है ये रामताल गार्डन। नुड़ाई मेला केदार समिति द्वारा आयोजित किया जाता है, ध्यान से सुनिए, केदार मंदिर में। नुड़ाई मेला के बारे में आपको बता दूं, ये जौनसार भाबर के क्षेत्र का है और ये बड़ा प्रसिद्ध है। नुड़ाई मेला विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। देहरादून में जिले के अंतर्गत जौनसार भाबर में इसका आयोजन किया जाता है, नुड़ाई मेला। ठीक, इसके बारे में और गहन चर्चा भी होगी सांस्कृतिक वीडियोज में। ठीक है, उसके बाद देखिए आप झंडा मेला देहरादून में। देहरादून जिले के अंतर्गत अगर परीक्षा में सबसे ज़्यादा किसी मेले के बारे में पूछा गया है तो वह झंडा मेला है, ध्यान से सुनिएगा। देहरादून जिले के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में सबसे पूछा जाने वाला मेला है ये झंडा मेला। अच्छा, विश्व मेला, विषुवत संक्रांति को इसका आयोजन होता है। ये जौनसार भाबर के क्षेत्र में मनाया जाता है। विश्व मेले का जिक्र हम इससे पूर्व भी कर चुके हैं, क्योंकि जौनसार भाबर का क्षेत्र सिर्फ देहरादून का उत्तरी क्षेत्र नहीं है, बल्कि उत्तरकाशी का पश्चिमी क्षेत्र भी है, हर की दून वाला क्षेत्र, जहाँ पर बड़ी संख्या में जौनसारी लोग रहते हैं। हालांकि उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जौनसार है, जौनसारी लोग, जो कालसी के बाद पूरे उत्तर देहरादून में रहते हैं। इनका प्रमुख निवास स्थान है, और इसमें सिर्फ देहरादून का ही निवास स्थान नहीं है, बल्कि उत्तरकाशी के क्षेत्र का भी, यानी उत्तरकाशी के पश्चिमी क्षेत्र का भी बड़ा हिस्सा है, जहाँ पर जौनसारी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने रहन सहन के अलग तरीके हैं। एक वीडियो इस पर भी बनेगा, जो उत्तराखंड की प्रमुख 5 जनजातियां हैं, उनके रहन सहन पर, उनकी कार्यप्रणाली पर, क्योंकि जनजातियों से अक्सर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उनसे रिलेटेड भाषा, शब्द, शब्दावली,
मेले, आप ये भी देख रहे होंगे हम प्रत्येक जिले की जब बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मेले, तीर्थ, त्योहार का आयोजन जनजातीय समुदाय द्वारा ही किया जा रहा है, चाहे उत्तरकाशी रहा हो। जिन क्षेत्रों में आप ये भी नोटिस करेंगे कि जनजातियां नहीं है, वहाँ पर इस तरह से त्योहार और मेले का भी कम आयोजन किया जाता है। ठीक उसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं, जौनसार का क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, तो बड़ी संख्या में मेले और त्योहारों का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। विश्व मेला के बाद, क्योंकि इसकी चर्चा उत्तरकाशी में भी हो चुकी है, आप पुरानी वीडियोज में भी देख सकते हैं, हस्ततालिका मेला, ये गोरखा लोगों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, देहरादून में गोरखा शासक बलभद्र ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, 1890-95 के आसपास की बात है। एक खलंगा द्वार है नाला पानी में, देहरादून में, वहाँ पर एक बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी बलभद्र की अंग्रेजों के साथ। आप ज़रूर, कहानी तो नहीं बताना चाहता मैं, नोट कर लीजिएगा, नाला पानी पर देहरादून में। देहरादून की ज़्यादातर स्थानों से आप अवगत हैं, प्रसिद्ध भी हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ रहते भी हैं, उसके आसपास भी हैं, इस वजह से ज़्यादा आसानी से उसको याद भी कर पाते हैं। और अगर इस तरह के सवाल आ भी जाएंगे तो नाला पानी किस स्थान पर है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, क्योंकि हम रहते भी नहीं वहाँ पर, बहुत दूर, फिर भी वहाँ पर खलंगा द्वार है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। खलंगा द्वार कहाँ पर है? नाला पानी। हम बात कर रहे थे हस्ततालिका मेला की, इसका आयोजन गोरखा लोगों द्वारा ही किया जाता है, हस्ततालिका मेले। एक और जौनसार भाबर के क्षेत्र में होने वाला मेला है जिसका नाम है पौंचाई लोकोत्सव। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, पौंचाई लोकोत्सव, ये जौनसार भाबर के क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, जौनसार भाबर के क्षेत्र में अनेक ऐसे मेलों का आयोजन किया ही जाता है। ठीक, तो ये प्रमुख आपने देखा देहरादून जिले के अंतर्गत प्रमुख स्थान, प्रमुख मंदिर, मेले। ठीक, अभी बहुत सारे मैंने आपको बार बार कहा है कि संपूर्ण मंदिर एक जिले के तो कोई भी नहीं बता सकता, इसीलिए कुछ अन्य भी मंदिर हो सकते हैं जो एक अपनी खास अहमियत रखते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं। तो आप इसके अतिरिक्त बाहर से भी थोड़ा बहुत आप जानकारी लेते रहिएगा और इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, अन्यथा हम इस जितने भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं, बेसिकली आपको समझाया जा रहा है, इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप उसी से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते, आप PDF सामने रख कर इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। ये सारे मानचित्र हम PDF के माध्यम से भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और हमें प्रतिक्रिया भी देते रहिएगा नीचे कि आपको ये समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि हम भी उसके हिसाब से अपने आगे की रणनीति तैयार करें। इस वीडियो से अपेक्षा है कि आप ज़रूर हमें बताएंगे कि इसमें आपको क्या समझ में आया। धन्यवाद।